जितने भी छात्र छात्राएं इंटर का परीक्षा देने वाले हैं 2023 बोर्ड में, तो उनका जो केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है 3 फरवरी 2023 को, ठीक है। 3 फरवरी का जिनका ये पेपर है केमिस्ट्री का, उनके लिए वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव का सीरीज करवाने वाले। तो जो भी विद्यार्थी का केमिस्ट्री हेल्थ थोड़ा सा भी अगर वीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग आसानी से आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव को सही करके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि हमेशा आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा, ताकि आप लोग को कोई भी ऑब्जेक्टिव इस तरह का आप लोग एग्जाम में आएगा तो आप लोग सीधा देखते ही उस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बन रहिएगा। और जो लोग अभी तक इस विद्यार्थी लोग इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को आने वाले बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आप लोग मिलेगा जो सीधा बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे। आपका एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला, आप लोगों को उससे पहले ही सभी क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा जो सीधा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव का होने वाला केमिस्ट्री का पेपर है, तो सही विद्यार्थी लोग इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, बताइए विद्युत अपघटन। आप लोग लाइव सेशन में आप लोग इसको कमेंट भी करते रहेंगे आंसर। तो देखिए आप लोग तो आंसर ऐसे किया गया है, हाईलाइट किया कर दिया गया है। तो चलिए हम बता देते हैं कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण क्या होता है। बताइए विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पे होता है। तो ऑप्शन में देखिए दिया जाएगा एनोड, कैथोड, एनोड एवं कैथोड पे, या इनमें से किसी पे नहीं। तो देखिए आप लोग विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पे होता है, तो एनोड पे होता है। सीधा आप लोग को एग्जाम में इस तरह का जहां भी क्वेश्चन देखना है कि विद्युत अपघटन ऑक्सीकरण में कहां होता है, तो सीधा एनोड पे होता है। एनोड पे आप लोग आंसर करके आएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी इंग्लिश वाले हैं, अगर हिंदी उनको नहीं ज्यादा वीक है और इंग्लिश उनका स्ट्रांग है, तो इंग्लिश का भी क्वेश्चन देखिए दिया गया ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन इलेक्ट्रोलाइसिस, तो किस पे हो जाएगा, एट द एनोड पे। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तन्यता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या होता है। हम लोग जब तन्यता बढ़ा देंगे, ठीक है, तो उसका मोलर चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, या बढ़ या घट सकता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए स्टूडेंट क्या होता है जब हम लोग तन्यता बढ़ाएंगे तो उस पर मोलर चालकता क्या होता है, तो मोलर चालकता उसका इंक्रीज कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल स्थिरांक का मात्रक है। बताइए सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो बताइए कूलाम पर मीटर होता है, या कूलाम मीटर होता है, या वोल्ट होता है, या फैराड होता है। तो सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को सीधा याद रखना है। ये सभी काफी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीधा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम पर मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कूलाम पर मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड होता है। विद्युत रासायनिक जो सेल होता है उसमें एनोड क्या होता है, एनोड का महत्व क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है, या धनात्मक होता है, या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, या इसमें से कोई नहीं होता है। तो विद्युत रासायनिक सेल जो होता है, ठीक है, आप लोग सेल देखे होंगे, तो एक साइड प्लस एक साइड माइनस, उसमें एनोड जो होता है वो क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परबल विद्युत अपघट वो है। बताइए परबल विद्युत अपघट हम लोग किसको बोलते हैं, जब जल में शीघ्र घुल जाए उसको बोलेंगे, या तो विद्युत प्रवाहित करते हैं उसको बोलेंगे, या उच्च तन्यता पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं उसको हम लोग परबल विद्युत अपघट बोलेंगे, या तो सभी तन्यताओं पर आयनों में विभक्त हो जाता है उसको बोलेंगे। तो आप लोग देखिए परबल विद्युत अपघट अगर पूछा जाए तो जो सभी तन्यताओं पर आयन में विभक्त हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परबल विद्युत अपघट्य बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फैराड का प्रथम नियम क्या है। बताइए फैराड का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो फैराड का प्रथम नियम क्या होता है, M = ZST होता है, या M = ZCT होता है, क्या होता है। बताइए फैराड का प्रथम नियम क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, M = ZCT, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए तो आप लोग देखते ही आंसर करना बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड का क्या महत्व होता है। जो वैद्युत अपघटन सेल होता है उसमें हम लोग को जो एनोड होता है वो क्या महत्व होता है उसका, ऋणात्मक या धनात्मक, या धनात्मक ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैद्युत अपघटन सेल के बारे में अगर बोला जाए एनोड के तो धनात्मक होता है, लेकिन अगर रासायनिक सेल के बारे में बोला जाए तो एनोड क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी क्वेश्चन को याद रखना है। तो यहाँ पे वैद्युत अपघटन सेल है तो एनोड पे क्या होता है, धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया के होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेल में अगर रेडॉक्स अभिक्रिया होगा तो सेल का विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए। तो विद्युत वाहक बल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या नेगेटिव होना चाहिए, या स्टेडी होना चाहिए, या जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जब सेल में हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया होने के कारण सेल का जो विद्युत वाहक बल होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, मतलब धनात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, सेल अभिक्रियाएं स्वतः होती है जब। बताइए सेल अभिक्रिया स्वतः कब होती है, जब वो ई धनात्मक हो, या ई ऋणात्मक हो, या डेल्टा जी धनात्मक हो, या डेल्टा जी ऋणात्मक हो। बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल अभिक्रिया
स्वतः होती है जब क्या होता है, तो जब वो डेल्टा जी ऋणात्मक होता है तब। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल इकाई सेल में, ठीक है, सरल इकाई सेल में, जिसको हम लोग एससी का मतलब क्या था, सिंपल यूनिट सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल इकाई सेल। तो सरल इकाई सेल में समन्वय संख्या क्या होता है बताइए। सरल इकाई सेल जो होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो सरल इकाई सेल के लिए हम लोग कोऑर्डिनेशन मतलब सिंपल यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है या 8 होता है या 12 होता है या 4 होता है, बताइए आप लोग। जो सिंपल यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 6 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 6, ठीक है। ये सब केमिस्ट्री के काफी महत्वपूर्ण आप लोग का क्वेश्चन जो सीधा आप लोग को 3 फरवरी को इसी तरह का आप लोग का क्वेश्चन आप लोग को सीधा एग्जाम में आएगा। तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को आप लोग रट लेंगे डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन फ्रैंकलिन दोष और शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है। बताइए निम्नलिखित में कौन है जो फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है, बताइए बताइए क्या होता है। तो इसमें से कौन प्रोवाइड करता है, तो AgCl करता है या तो AgBr करता है, बताइए, या NaCl करता है या NaBr करता है, बताइए क्या होता है। तो आप लोग देखिए सभी को आप लोग नाम याद रखना जरूरी है। किसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, किसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, किसको बोलते हैं, सभी को आप लोग याद रखना होगा। तो बताइए निम्नलिखित में फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को किसको प्रदर्शित करता है, तो AgBr को करता है, ठीक है, AgBr, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है निम्नलिखित में कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इसमें से बताइए ऑप्शन में जो दिया गया है इसमें से कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, ठीक है, मतलब एमरफस सॉलिड है। तो ऑप्शन में दिया गया है NaCl या ZnS या कांच या SiC, बताइए ठीक है, इसमें से कौन हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन है एक ऐसा जो उदाहरण है जो एमरफस सॉलिड है। तो एमरफस सॉलिड क्या है, तो कांच है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ही शानदार क्वेश्चन, बेरवादार ठोस का उदाहरण, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या होता है, तो हीरा है या ग्रेफाइट है या नमक है या रबर, बताइए बेरवादार ठोस। तो बेरवादार ठोस क्या है, तो रबर है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है। जो फोटोग्राफिक फिल्म जो हम लोग को बनता है उसमें कौन सा ऐसा जो अवयव है उसका होना काफी ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बताइए सिल्वर नाइट्रेट या सिल्वर ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड या ओलिक अम्ल, किसको होता है। तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का होना काफी ही अत्यावश्यक होता है, वहाँ पे आवश्यक होता है वो घटक जो फोटोग्राफिक फिल्म में उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड आप लोग को जहां भी इस तरह का फोटोग्राफिक फिल्म के बारे में दिखे तो सिल्वर ब्रोमाइड पर आप लोग को क्लिक करके आना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या है। बताइए अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ इसमें से कौन है, बताइए जो पैरामैग्नेटिज्म है। तो कौन है, H2O या O2 या NaCl या C6H6। तो कौन है इसमें से अणुचुंबक प्रदर्शित करने वाला, मतलब पैरामैग्नेटिक कौन है इसमें से, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो O2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, बताइए। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रवा नहीं होगा, यहाँ पे हवा होगा, ठीक है। हवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष हो जाता है, तो शॉर्टकी दोष होता है या फ्रैंकल दोष होता है या एफ सेंटर दोष होता है या इनमें से कोई नहीं, क्या होता है, एफ सेंटर दोष हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन लौह चुंबकत्व का उदाहरण है। बताइए निम्न में से कौन है ऐसा जो फेरोमैग्नेटिव का उदाहरण। तो फेरोमैग्नेटिव का कौन सा इसमें से उदाहरण है, तो बताइए H2O है या NaCl है या CrO2 है या ऑक्सीजन है, कौन है। तो इसमें से जो फेरोमैग्नेटिज्म का उदाहरण कौन है, तो CrO2, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, क्रोमियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है सरल घनीय जलांक में संकुलन क्षमता होती है। बताइए सरल घनीय जो जालक में संकुलन की क्षमता क्या होती है। तो व्हाट इज द पैकेजिंग कैपेसिटी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। बताइए सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो पैकेजिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, तो 52% होती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 52% होती है, ठीक है। जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होती है उसमें पैकेजिंग कैपेसिटी 52% होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है निम्नलिखित में से 8:8 का उप सहसंयोजन बंध कौन है। बताइए 8:8 का, ठीक है, जो कौन है इसमें से एग्जांपल जो 8:8 का कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कौन है, तो देखिए CH-Cl, ठीक है, CH-Cl क्या है, ये 8:8 का कोऑर्डिनेशन नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासरणीय दाब बढ़ता है जब क्या होता है। बताइए जब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता है तो जब क्या होता है, तो इंक्रीज करता है, तो बताइए आप लोग क्या करता है,
तो ऑप्शन में दिया गया है जब तापक्रम बढ़ता है या तापक्रम घटता है या आयतन बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइए। जब प्रासरणीय दाब इंक्रीज करता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, कौन सा ऐसी चीज है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। नॉर्मलिटी या फॉर्मलता या मोलरिटी या तो देखिए आप लोग यहाँ दिएगा मोललता, बताइए तो कौन है, तो मोललता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, जो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होता है तो कौन होता है, तो को क्या होता है, वो मोललता होता है। ठीक है, वो मोललता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शुद्ध जल का पीएच मान, बहुत ही इजी क्वेश्चन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखना शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, 7 होता है डियर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 7। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि आप लोग जो भी क्वेश्चन करवाने हैं आप लोग हूबहू आप लोग एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, समुद्र जल का परिसारिक दाब लगभग कितना होता है। जो समुद्र जल का जो परिसारिक दाब लगभग होता है वो कितना होता है, तो बताइए। जो सी वाटर का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो 30 एटीएम होता है। ठीक है, 30 एटीएम का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 30 एटीएम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक के गुणधर्म नहीं है, बताइए इसमें से कौन है जो अनुसंख्यक के गुणधर्म नहीं है। मतलब देखिए इंग्लिश में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, जो न्यूमरेटर के प्रॉपर्टी नहीं है, कौन नहीं है, तो हिमांक का अवनमन या कथनांक का उन्नयन या प्रकाशिकी सक्रियता या बाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। क्या है जिसमें से कौन है जो न्यूमरेटर का प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, मतलब प्रकाशिकी सक्रियता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से सांद्र निकाय ताप से स्वतंत्र होती है, बताइए कौन सा ऐसा जो सांद्र निकाय है जो ताप से स्वतंत्र होता है। मोललता या मोलरता या नॉर्मलता या इनमें से कोई नहीं, बताइए कौन है जो इसमें से इंडिपेंडेंट रहता है ताप से, तो कौन है, तो मोललता। ये क्वेश्चन देखिए पीछे भी आप लोगों को बताया जो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, तो कौन है, तो मोललता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, बताइए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है। ये भी काफी शानदार क्वेश्चन, जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग याद रखना उसका पीएच मान 7.4 होता है डियर। ठीक है, 7.4 काफी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl और H2O के स्थिर क्वथनांकी मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं। जब स्टेबल मिक्सचर होता है HCl और H2O के बीच, तो उस मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए ऑप्शन में दिया गया 48% उसको हम लोग HCl बोलेंगे, या तो 22.2% HCl बोलेंगे, या 36% HCl बोल देंगे, या 20.2% HCl बोलेंगे। जब हम लोग देखिए HCl में कोई यहाँ पे जल को मिला देंगे तो उस मिक्सर को हम लोग कितना उसमें HCl रहेगा, तो उसमें 20.2%। ठीक है, 20.2% हम लोग HCl बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, कि दो द्रवों का एक मिश्रण, ठीक है, दो द्रव का एक मिश्रण है जो स्थिर संघटन पर उबलता है, वो क्या कहलाता है। देखिए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड व्हिच बॉइल्स टू ए स्टेबल कंपोजिशन इज कॉल्ड, बताइए ये मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, ठीक है, हम लोग कोई भी दो लिक्विड को बॉयल करते हैं एक स्टेबल कंपोजिशन पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, तो एजेट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, एजेट्रॉप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों होता है। देखिए ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी है। पहाड़ों पर जो जल का क्वथनांक कम हो जाता है वो क्यों कम होता है, बताइए आप लोग क्यों कम होता है। तो ऑप्शन में दिया गया वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है इसलिए, या वह ताप कम है इसलिए, या वह दाब ज़्यादा है वहाँ इसलिए हो जाता है क्वथनांक कम, या वहाँ हवा ज़्यादा है इसलिए। तो क्या होता है, पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब वहाँ पे कम रहता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, बताइए किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर वहाँ पे क्या होती है, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज सर्टेन, बताइए निश्चित होती है, या समय के साथ घटती है, या समय के साथ बढ़ती है, या कभी घटती है और कभी बढ़ती है। तो हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर हमेशा वो क्या रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वो निश्चित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समीकरण द्वारा त्वरित बताया गया है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्वारा त्वरित बताया गया है, तो कौन सा समीकरण द्वारा, तो -dc/dt द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान, ठीक है, जो द वैल्यू ऑफ टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ए, टी हाफ का मान क्या हो जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। ऑप्शन में दिया गया 0.6 पर केल्विन, 0.693 पर केल्विन, 0.10 पर केल्विन, या 0.931 केल्विन।
पर केल्विन। बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.693 केल्विन हो जाएगा टी हाफ के लिए वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो गई। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई ऑप्शन में दिया गया है लीटर पर सेकेंड या लीटर पर मोल या मोल पर सेकेंड या मोल लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, प्रति समय या लीटर पर मोल या मोल पर सेकेंड या मोल लीटर पर सेकेंड क्या होते हैं, तो वहाँ पे प्रति समय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई क्या होती है, बताइए। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका यूनिट क्या होता है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होता है, तो पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड पर मोल लीटर होता है, ठीक है, पर सेकेंड पर मोल लीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर सेकेंड पर मोल लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है, बताइए किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर किस पे करता है। तो किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की दर किस पे निर्भर करता है, ये परमाणु भार पे करता है या समतुल्य भार पे करता है या अणुभार पे करता है या सक्रिय भार पे करता है। तो किस पे करता है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंड ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, तो वो किस पे करता है, तो एक्टिव लोड पे मतलब सक्रिय भार पे करता है। ऑप्शन नंबर इस सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो में मजा आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, तो टी हाफ अल्फा ए हो जाएगा, टी हाफ अल्फा ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए तो क्या है, तो किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक की इकाई समान होती है, बताइए। किस कोटि के लिए हम लोग वेग तथा स्थिरांक की जो यूनिट होती है वो सेम होती है, शून्य कोटि के लिए या प्रथम या द्वितीय या तृतीय कोटि के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शून्य कोटि के लिए क्या होती है कि वेग तथा स्थिरांक का जो यूनिट होता है वो दोनों का क्या होता है, वो इक्वल होता है, सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, बताइए। टिंडल इफेक्ट इज फाउंड ऑन, ऑप्शन में बिलियन में या अवक्षेप में या सॉल में या बाष्प में, बताइए। टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो सॉल में पाया जाता है, ठीक है, इन सॉल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रासायनिक अधिशोषण होता है, बताइए रासायनिक अधिशोषण किसमें होता है, उत्क्रमणीय रिएक्शन में या अनुत्क्रमणीय या बहुलीकरण या इनमें से किसी में नहीं, बताइए। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है किसमें होता है, तो बताइए द केमिकल एब्जॉर्प्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन किसमें होता है, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में, तो इरिवर्सिबल में होता है, ठीक है, मतलब अनुत्क्रमणीय में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, दूध जो है वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन में दिया गया पायस का या निलंबन का या सॉल का या इनमें से किसी का नहीं। तो दूध किसका उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पायस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है। जो रासायनिक अधिशोषण होती है वो कितनी परतें होती है, बताइए। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो कितने परतें होती है, ऑप्शन में दिया गया है एक परतें, दो परतें या अनेक परतें या शून्य। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो एक परतें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, बताइए। जो अधिशोषण होती है तो अधिशोषण की प्रक्रिया किसमें होती है, उष्माशोषी में या पृष्ठीय घटना में या ऑक्सीकरण में या अपकरण में। तो अधिशोषण की प्रक्रिया किसमें होती है, तो पृष्ठीय घटना में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, बताइए। जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें से किसमें जो है टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन में चीनी का घोल में, सोने का कोलाइडी घोल में, सस्पेंशन में या इमल्सन में। तो टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता, तो चीनी का अगर घोल दिखेगा तो उसमें टिंडल इफेक्ट आप लोग को नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीनी के घोल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, P2O5 अच्छा है, क्या है P2O5 एक क्या है, अधिशोषक है या अवशोषक है या अवकारक है या रंग विनाशक है। तो P2O5 एक क्या है, तो एक अवशोषक, एक अच्छा अवशोषक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। P2O5 क्या है, तो एक अच्छा अवशोषक है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रक्त पर आवेश पाया जाता है। पता है रक्त पर जो आवेश पाया जाता है वो कैसा रक्त पे आवेश पाया जाता है, वो शून्य होता है या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है या लिक्विड इन गैस होता है, ठीक है, वो गैस की अवस्था में होता है। तो रक्त पर जो आवेश पाया जाता है वो किस तरह का होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा, ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, स्वर्ण संख्या, ठीक है। द लोएस्ट गोल्ड नंबर किसमें होती है, जिलेटिन में या गोंद में या स्टार्च में या इनमें से किसी में नहीं, बताइए। जो लोएस्ट गोल्ड नंबर किसमें होती है, तो जिलेटिन में होती है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा जिलेटिन में, काफी शानदार क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस सभी क्वेश्चन को रट कर जाना है। तो जिलेटिन में जो होता है लोएस्ट गोल्ड नंबर होता है, ऑप्शन नंबर इज बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव किस में प्रदर्शित होता है, किस पे डिस्प्ले करता है, वास्तविक घोल पे या घोल द्वारा या कोलाइड द्वारा या इनमें से किसी पे नहीं। तो टिंडल इफेक्ट जो डिस्प्ले करता है वो कोलाइडी द्वारा करता है, ठीक है, कोलाइडी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोलाइड द्वारा, ठीक है। तो ये देखिए काफी सभी शानदार क्वेश्चन है, जो 12th वाले विद्यार्थी हैं वो सभी लोग इस सभी क्वेश्चन को रट के जाएंगे, आप लोग को सीधा एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा और आप लोग आसानी से आप लोग इस सभी को OMR शीट में भर के आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है, कौन सा ऐसा गैस है जो एकल परमाणविक है, वो सिंगल एटॉमिक है, तो कौन है, तो ऑप्शन में दिया गया क्लोरीन, हीलियम या नाइट्रोजन या देखिए ऑक्सीजन, कौन है इसमें से, तो कौन है इसमें से बताइए। तो इनमें से कौन एकल परमाणविक है, तो इसमें से हीलियम क्या है, एकल परमाणविक है, ठीक है, हीलियम, ठीक है, हीलियम एकल परमाणविक है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या हो जाए, तो ऑप्शन में भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ऑक्सीजन और, ठीक है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, तो एक अपरूप है, ठीक है, एक अपरूप है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सल्फाइड एस का, ठीक है, सल्फाइड एस का समाहरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। सल्फाइड जो ओर होता है उसको हम लोग कलेक्ट किसके, कौन सा विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया फेल प्लवन विधि द्वारा, ठीक है, या विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा या वर्जन द्वारा या इनमें से किसी द्वारा नहीं। तो किसके द्वारा हम लोग सल्फाइड एस को, ठीक है, सल्फाइड एस को किसके द्वारा हम लोग, किस विधि से हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग फेन प्लवन विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे तो याद होगा फेन प्लवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, एक कॉमन क्वेश्चन आप लोग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन था वो करवाया गया, और इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो का अगर अगला वीडियो पाना चाहते हो तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप लोग के पास पहुंचे, ठीक है। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आप लोग को अपलोड किया गया, तो उसके लिए आप लोग को पाने के लिए क्या करना होगा, तो आप लोग को गूगल में सर्च करना होगा जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। आप लोग जस्टवेल एजुकेशन आप लोग गूगल में सर्च करना होगा, वहां पे 12th का आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का काफी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दिया गया, तो आप लोग वहां से आसानी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।